Hello everyone, welcome back. So dear students, NEET 2021 का रिजल्ट आ चुका है. I know आप में से most of the students were so excited और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लंबे समय से NEET 2021 के रिजल्ट का. So रिजल्ट्स आपके सामने हैं. Unacademy have cracked NEET UG 2021. So बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा. आप देख सकते हो आपके सामने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 92, 165 एंड 359. ये जो रैंक्स हैं ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बच्चों. एंड आई जस्ट होप आप सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें. जो अनअकैडमी पर हम क्विज़ या कॉम्बैट करवाते हैं, हर संडे को 11 बजे क्विज़ ज़रूर होती है. सो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं, राइट. साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमने टॉपिक वाइज DPP प्रिपेयर किए हैं ताकि 8 नवंबर से आपको कम्प्लीटली फ्री ये जो DPPs हैं मिल सके. ठीक है. सो इसके लिए आप अपने आप को कम्प्लीटली फ्री एनरोल करवा सकते हैं. आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना है, दैट इज़ बायोफिलिक 10. और ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपको 8 नवंबर से कॉन्टिन्यूसली मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट. प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 45% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा. और रेफरल कोड तो यूज़ करना ही है जिसमें आपको 10% का ऑफ मिलता है. The referral code that you can use is biophilic10, right? क्या फ़ायदा भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का? बच्चे आपको इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलेगा. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू लाइव इंटरेक्टिंग सेशन मिलेंगे और क्विज़ के साथ साथ PDFs भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाएंगी. NEET 2022 में भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, फ्लाइंग कलर्स के साथ. एक होता ना कि मेरे को 600 प्लस चाहिए, 650 प्लस चाहिए, आप अपना जो डिज़ायरेबल स्कोर है वो कर सकें. इसके लिए न्यू बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पर. 3 नवंबर से NEET 2022 के लिए अल्फ़ा लीडर्स बैच, देन 23 के लिए NEET ड्रीम टीम 2.0 10 नवंबर, पिनेकल बैच 23 के लिए 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. एंड देयर इज़ अनदर बैच जुवेनाइल बैच जो कि NEET 23 के लिए स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से. सो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आप 22, 23 या वट एवर ईयर यू चूज़ कौन सा बैच चूज़ करना है, कब से क्लासेस स्टार्ट करनी है और कितना अच्छा स्कोर आप लोगों को करना है. सो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो शुरू हो जाइए और अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट बैच लगता है वो ज्वाइन कर लीजिए. ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. उसमें हमने बात की थी पिताजी ऑफ जेनेटिक्स यानी कि मेंडल जी के बारे में. उन्होंने पता है मतलब पेड़ों से, पौधों से, मटर से इतना प्यार उन्हें हो गया था. उन्होंने कहा यार ये मटर बढ़िया है ना. उन्होंने देखा कुछ ऐसे बहुत टॉल, बहुत बड़े बड़े मटर के पौधे, ठीक है जी, और कुछ छोटे छोटे से ड्वार्फ. भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो पी प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं. तो जब वो बाइसेक्सुअल है तो वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? सेल्फ पॉलिनेशन से, राइट. तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो पाइसम सटाइवम है बच्चों वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि वो कर सकती है सेल्फ पॉलिनेशन. सही बात है. पर मेंडल को बात हजम नहीं हो, कह रहे ना ऐसा कैसे, खुद कैसे मैं करवाऊंगा. अब मेंडल जी ने क्या किया, जहां उन्हें टॉल पी प्लांट दिख गया, उस टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ के साथ मेटिंग करवा दी, क्रॉस करवा दिया. चलो ज़रा बना के दिखा देती हूँ बाइसेक्सुअल. अब मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ये हो गया जी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है. यहाँ पर ड्वार्फ छोटू वाला प्लांट है, तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इस तरीके से. सही बात है.
अब उन्हें ये पता था कि भाई साहब ये क्योंकि बाइसेक्सुअल है, तो जैसे ही इसके पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो सीधा स्टिग्मा के पास चले जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, वेरिएशन तो आएगी नहीं, फिर क्या मज़ा ना। उन्होंने यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को यानी कि एंथर को क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इमैस्क्यूलेशन। सही बात है, हो गई इमैस्क्यूलेशन, हटा दिया एंथर। चलो भाई, अब बचा सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब उन्होंने क्या किया, इस स्टिग्मा को, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कवर करवा दिया एक बटर पेपर से बने हुए सुटेबल साइज के बैग से। कर दिया जी कवर, ये हमने कर दिया बटर पेपर से कवर, है ना भाई। क्यों करा कवर, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते यहाँ पर आ जाए, फ़ायदा ही क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कंटामिनेशन से बचाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बटर पेपर से कर दिया था कवर। अब उन्होंने यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठाए, इसका बटर पेपर हटाया, बैग हटाया। तो बेटा जब उन्होंने बैग लगाया था स्विटेबल साइज का, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था बैगिंग। क्या नाम दिया था, बैगिंग। अब जैसे ही उस बैग को हटाकर दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन लिए और यहाँ पर डाल दिए, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ तूफानी करना, वेरिएशन लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो टॉल पी प्लांट है इसको मेटिंग करवा दी जाए ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। तो उसके लिए हमने बैग को हटाया, ड्वार्फ वाले के पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए, दोबारा से बैग को कर दिया कवर। दोबारा से बैग को कवर करने का मतलब रीबैगिंग, ठीक है जी। तो बच्चों हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, मतलब तूफानी करने जा रहे हैं, पर करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। ह्यूमंस यानी कि आर्टिफिशियली ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें हमने किया क्या है बच्चों, इसके अंदर हमने दो डिफरेंट पेरेंट प्लांट के गैमेट्स को आपस में फ्यूज करवाया है ताकि हमें एक नई हाइब्रिड मिल सके, है ना। तो मेंडल जी यही करना चाहते थे, तो उन्होंने टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट लिया और एक हाइब्रिड बनाने का कार्यक्रम कर दिया शुरू, ठीक है। लेकिन आगे उन्हें समझ ही नहीं आया मैं करूं क्या, ये टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है ये सब। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि जो बच्चे आ रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं, टॉल कितने, ड्वार्फ कितने, उनको अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करवा दूं, मतलब सेल्फिंग करवा दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको एक साथी मिल गए, एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट थे जो कि उनकी मदद करने के लिए आ गए। और वो कौन थे, उनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया था जी। और जो पुनेट स्क्वायर है वो और कुछ नहीं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स की, जो आपने यहाँ पर क्रॉस करवाया है उसमें, ठीक है। सो एक दो बातें समझ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात कर रहे हैं बच्चों। सो कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें वन जीन की इनहेरिटेंस होती है उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो हमने किसके बारे में बात किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिए थे, तो हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्यों हटाया, अगर हम उसको नहीं हटाते तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती, और ऐसा हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। रेजिनाल्ड सी पुनेट ने जो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन दी थी वो इसलिए दी ताकि हम ऑफस्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी पता लगा सकें, ठीक है। तो मेंडल के काम को आसान बनाने का काम इन्होंने किया था। कौन थे ये, ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट, राइट। आगे देखिए, अब यहाँ पर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। जब भी हम गैमेट्स निकालते हैं तो क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी, दोनों सेम है, तो दो बार लिखने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर सिर्फ एक बार कैपिटल टी लिख सकते हैं,
सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे बच्चों, स्मॉल टी, हम यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखेंगे स्मॉल टी। तो इन्होंने करवाया क्या, इन्होंने टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया, यानी कि मेटिंग करवाई ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। और हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स को क्रॉस करवाने पर जो प्रोजेनी आती है उसको कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फिलियल 1 जनरेशन। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, हमें मिल गए 100% टॉल। ठीक है, टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, 4 बच्चे आए, चारों के चारों टॉल। सही बात है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा यार ऐसे कैसे, कुछ और करेंगे। इन्होंने जो F1 जनरेशन निकाली उसी में करवा दिया सेल्फिंग। F1 जनरेशन में क्या करवाया, सेल्फिंग। तो बच्चों सेल्फिंग का मतलब है कि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट हमें मिला था हमने उसको उसी के साथ करवा दिया क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी रेजिनाल्ड सी पुनेट की कंट्रीब्यूशन क्या थी। इन्होंने एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, और मेंडल जी से क्या बोला, देख भाई तेरे पास जो ये गैमेट्स हैं, जो अलील्स हैं, तो ऐसा कर उनको मेरे स्क्वायर में प्लेस कर। जैसे यहाँ पर रख दिया, और अच्छे तरीके से बना देती हूँ, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पर रख ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और यहाँ पर रख इधर वाला, दोनों पेरेंट्स को यहाँ पर पोजीशन उन्होंने दे दी। अब जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो पता चला ये कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला स्मॉल टी। तो रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने देखा भाई साहब ये तो टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये आ गए ड्वार्फ। ये क्या आ गए बच्चों, ड्वार्फ। अब यहाँ पर 2 तरीके के रेशियो हम निकालेंगे, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो एंड सेकंड वन इज फिनोटिपिक रेशियो। अब इसमें होगा क्या बच्चों, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर रहे हो उनमें कौन से जीन्स प्रेजेंट है। तो मैंने देखा यहाँ पर कौन से जीन्स है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन स्मॉल टी। ये मैंने लिख लिया, मैंने काउंट किया, मैंने देखा ये जो कैपिटल टी वाला है ये तो एक ही है, तो मैंने लिख दिया 1 रेशियो। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया। स्मॉल टी वाला 1 है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया बच्चों, 1:2:1, राइट। जब मैंने फिनोटिपिक रेशियो की बात की, भाई साहब जीनोटिपिक का मतलब था जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन फिनोटिपिक का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, मॉर्फोलॉजी, दिखने में कैसे हैं। तो भाई साहब 3 दिखने में टॉल थे और 1 ड्वार्फ। तो हमने यहाँ पर जो रेशियो बनाया वो किस किस के बीच में था, वो टॉल और ड्वार्फ के बीच में था। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया बच्चों, 3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, 1:2:1 वो जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बात की, जिसमें हमने देखा सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स कौन से थे, टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट। फिर हमने लिखा उनका जीनोटाइप, तो ये थे कैपिटल टी, ये थे स्मॉल टी। फिर हमने उनके निकाले गैमेट्स, तो यहाँ पर दोनों एक जैसे थे, है ना, तो आपने एक ही बार लिखा, मोर देन इनफ। आपने जब इनकी सेल्फिंग मतलब आपस में इनको क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन आपके पास आ गई। ठीक है, 2 शब्द नए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बच्चों, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर किसी भी जीन में दोनों अलील्स सेम बिल्कुल एक ही ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं तो उसको होमोजाइगस कहा जाता है। होमो मतलब सेम, लेकिन अगर कोई ऐसा जीन है या गैमेट जिसमें 2 डिफरेंट ट्रेट्स को कोड करने वाले अलील्स हैं
तो आप इसको बोलोगे हेटेरोजाइगस। दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस। तो जो होमोजाइगस होते हैं वही प्योर लाइन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें सिर्फ एक जीन की इनहेरिटेंस की हमने बात की है। अब पता है इसी आधार पर मेंडल ने लॉज दे दिए, कानून बना डाले। भाई कौन कौन से लॉज दिए थे वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रॉस होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब ये क्या है? देखो, आपने क्या किया, आपने F2 जनरेशन निकाली, आपके पास 4 पौधे आ गए। अब 4 में से अभी जो ये रिजल्ट मैंने आपके सामने बनाया था, 3 बड़े थे, तो आपको ऐसे करके ये पौधे मिल गए क्रॉस करवाने पर। 3 बड़े बड़े पौधे आपको मिल गए, एक छोटू पौधा मिला। सही बात है? नहीं, मतलब एक बात बताओ, देख के ही बता दोगे ये तीनों कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? नहीं बता सकते ना देखकर। तो ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा भाई, ये तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो टॉल प्लांट्स यहाँ पर हैं इनका जीनोटाइप क्या है। ये जो डोमिनेंट प्लांट, डोमिनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका जीनोटाइप क्या है। और इसी को पता लगाने के लिए उन्होंने क्रॉस फेंक के मारा हमारे मुंह पे। वो कौन सा था? टेस्ट क्रॉस। कौन सा था बच्चों? टेस्ट क्रॉस। तो देख लेते फिर ये टेस्ट क्रॉस है क्या। उसके लिए पहले मुझे रब करना पड़ेगा। आप लोग देख लो, कुछ चीज़ कॉपी वॉपी करनी है तो कर लो, अदरवाइज मैं कर रही हूँ रब। ठीक है जी। यहाँ पर क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? 3 टॉल, 1 2 3 और एक ड्वार्फ, राइट। चलो अब हमें ये देखना है कि जो टॉल पी प्लांट्स हमें मिले थे इनका जीनोटाइप क्या है। वो कैपिटल टी है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, राइट। ये पता लगाना है। सो आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। ज़रा पता तो लगाएं, ये जो टॉल पी प्लांट्स हमें यहाँ मिले हैं होमोजाइगस हैं या फिर हेटेरोजाइगस। पता है कैसे पता चलेगा? बड़ा मस्त क्रॉस दिया था उन्होंने। मस्त तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं। फिर भी मेंडल जी ने बोला कि जो पेरेंट, आप मतलब जैसे डोमिनेंट का आप पता लगाना चाहते हो, तो जो भी टॉल पी प्लांट आपको मिला है भाई, या तो वो ये हो सकता है या फिर वो ये हो सकता है। ठीक है, जो टॉल पी प्लांट आपको मिला है उसको क्रॉस करवा दीजिए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसी बालक का क्रॉस पेरेंट के साथ करवा दिया। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने क्रॉस करवाया था तो पेरेंट ये लिए थे, F1 जनरेशन में ये आया, फिर हमने इन्हीं की करवा दी सेल्फिंग, और इसके रिजल्ट में हमें कुछ इस प्रकार से पौधे मिले, राइट। ये थी F1 जनरेशन और ये थी F2 जनरेशन। सही बात है। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको जो F2 जनरेशन में टॉल पी प्लांट मिले हैं, इन टॉल पी प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो, है ना। अब भैया ये जो टॉल हमारे पास आए हैं भाई, या तो वो ये होगा या फिर वो ये होगा। कैसे पता चले? ध्यान से देखिए, जब आप इनको आपस में क्रॉस करवाओगे तो सारे रिजल्ट आपको क्या मिलने वाले हैं? 100% टॉल। 100% टॉल आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे इनको ये क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। तो हमेशा याद रखिए, अगर इस टॉल पी प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाने पर 100% टॉल आ रहे हैं तो आपका जो प्लांट है वो कैसा है बच्चों? होमोजाइगस है, दैट इज कैपिटल टी। लेकिन अगर आपको 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो टॉल पी प्लांट था वो हेटेरोजाइगस था, विच मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी। तो ये टेस्ट क्रॉस होता है बच्चों। इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट प्लांट और पेरेंट। ठीक है, इसमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा क्रॉस करवाने पर ऑल टॉल आ रहे हैं, 100% टॉल,
तो वो होमोजाइगस है। अगर 50-50% रिजल्ट आया तो फिर वो हेटेरोजाइगस है, राइट। दूसरी चीज़, क्रॉस किस किस के बीच में होता है? भाई साहब, जो आपको जनरेशन मिली है, रिजल्ट प्रोजेनी जो आई है, उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा बच्चों? टेस्ट क्रॉस, राइट। मोनोहाइब्रिड के अंदर ही हमने ये टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया। इसके बाद एक टर्म होती है बेटा बैक क्रॉस। जस्ट टू जस्टिफाई और जस्ट टू टेस्ट कि जो क्रॉस आपने किया है अभी तक वो सही है या नहीं, तो जो प्रोजेनी आती है उसको आप क्रॉस करवा सकते हो विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, एनी ऑफ द पेरेंट्स। भाई साहब, टेस्ट क्रॉस में तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस था, लेकिन बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के साथ प्रोजेनी को क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया भाई? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस ऑफ कोर्स, देन बैक क्रॉस। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे। कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने? सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जी, सबसे पहला कौन सा है बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों लॉज याद रखने हैं जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कंक्लूड किए गए थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? वो ये कहता है जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ऑल दी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। यानी कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स को आगे चलकर हमने क्या नाम दिया? जीन्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। और आगे चलकर बच्चों इन फैक्टर्स को हमने क्या बोला था? जीन्स। जीन्स किस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं? लोकस या फिर लोकाई। दूसरा पॉइंट, फैक्टर्स अकर इन पेयर, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई एक डिसिमिलर पेयर है, अगर कोई एक डिसिमिलर पेयर है तो उसमें एक डोमिनेंट होगा ओवर अनदर। यानी कि जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, क्योंकि बच्चों वो टॉल वाले ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो क्या होगा? इसीलिए वो डोमिनेंट होगा ओवर द ड्वार्फ और द स्मॉलर वन, ड्वार्फ। सही बात है। तो ये क्या होगा बच्चों? रिसेसिव। तो याद रखिए, मेंडल जी ने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम फैक्टर्स का है। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। डिसिमिलर पेयर होगा तो उसमें एक डोमिनेंट होगा ओवर अनदर वन। जो टॉल है वो डोमिनेंट है ड्वार्फ पर। सही पकड़े हैं? समझ आ गई बात? ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने ये बोला कि जो अलील्स होते हैं बच्चों वो कभी ब्लेंडिंग नहीं करते। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं करते। जो अलील्स हैं वो कभी भी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं करते। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, हम क्रॉस करवा रहे थे बच्चों इनके बीच में। F1 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया तो हमें रिजल्ट में सारे टॉल मिले थे, ऑल टॉल, मतलब 100%, 100% टॉल। सही बात है ना? तो एक बात सोचो, पहली जनरेशन में कोई ड्वार्फ तो आया ही नहीं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कैपिटल वाला टी था और जो स्मॉल वाला टी था उन्होंने ब्लेंडिंग कर दी? ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आपने बच्चों F2 जनरेशन निकाली थी तब टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आपको रिजल्ट में मिल रहा था। टॉल के साथ साथ आपको रिजल्ट में ड्वार्फ भी मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। अगर कोई ब्लेंडिंग यहाँ पर हो जाती तो F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर आता ही नहीं जो F1 जनरेशन से गायब था।
राइट। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग, अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग एंड दीज आर इनहेरिटेड एज सच। अगर कोई कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं भी था ना, तो भी वो F2 में अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई होमोजाइगस ट्रेट है तो उसमें दोनों गैमेट्स में सेम अलील्स होंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस है तो 50% के पास कैपिटल टी और 50% के पास स्मॉल टी होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं, ये मेंडल जी ने बताए थे, लेकिन कुछ डेविएशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट बच्चों। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स पे पूछिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।